हेलो एवरीवन, वेलकम टू सर्वोदय गुरुकुल। स्वागत है आप सभी का डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के साइंस सेक्शन के अति लघुत्तरीय प्रश्नों के बारे में। जैसा कि इससे पहले हमने 2 पार्ट को अपलोड कर दिया था, जिसमें लगभग 100 प्रश्नों को हमने कवर किया है। इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं 100 प्रश्नों के आगे वाले प्रश्नों के बारे में, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। प्रश्न नंबर 101 है, आवर्तकाल किसे कहते हैं। तो आवर्तकाल होता क्या है फ्रेंड्स, समझते हैं। ये मान लीजिए आपका कोई कण है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक विस्थापित होता है या दोलन करता है, तो उसको हम कहते हैं दोलन करता हुआ। यानी हम या तो हम किस तरह समझने की कोशिश करें, जो घड़ी का पेंडुलम होता है जो अपने सेंटर से लेफ़्ट और राइट मूव करता है, तो इस समय को क्या कहते हैं, एक साइकिल पूरा करने को या एक दोलन पूरा करने को जो पूरा समय लगता है, उसको हम बोलते हैं आवर्तकाल। मान लीजिए आपका कोई तरंग है, कोई झूला है, जो भी है, एक बार ऊपर जाएगा एक बार नीचे जाएगा, तो इस प्रकार ये टोटल एक साइकिल कंप्लीट करनी है। इस पॉइंट से स्टार्ट हुआ, फिर इसी लाइन पे आने के लिए जितना समय लेता है उसको हम क्या बोलते हैं, आवर्तकाल। या एक झूला या दोलन जो होता है, दोलक होता है, हमने मान लीजिए एक रस्सी था, रस्सी में एक यहाँ पे कोई गोल गेंद बांध दी, गेंद को थोड़ा सा खींचे और छोड़ दिए, फिर ये जा करके फिर यहाँ पे वापस आने में, यानी यहाँ से जिस पॉइंट से स्टार्ट हुआ उसी पॉइंट पे वापस आने में जितना समय लगता है उसको ही बोलते हैं आवर्तकाल। तो आवर्तकाल को हम कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल टी से। तो ये आपसे पूछा गया है आवर्तकाल किसे कहते हैं, तो एक दोलन पूरा करने में लगे समय को क्या कहते हैं, आवर्तकाल। यानी कि एक साइकिल पूरा कंप्लीट करने में जितना समय लगता है उसी को कहते हैं आवर्तकाल। प्रश्न नंबर 2 है, आवृत्ति तथा आवर्तकाल में संबंध बताइए। तो आवृत्ति हम जानते हैं, आवृत्ति इक्वल टू क्या होता है, 1 आवर्तकाल। एक कैपिटल टी होता है, ये न्यू होता है। तो यानी कि आवृत्ति इक्वल टू डायरेक्ट हम फार्मूला बता सकते हैं 1 आवर्तकाल। अगर आपको प्रश्न में आवृत्ति दी है तो आवर्तकाल पूछा है तो अभी हम निकाल सकते हैं, या आवर्तकाल दिया है और आवृत्ति पूछी है तो हम उसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 103, अपश्रव्य तथा पराश्रव्य तरंगों में अंतर बताइए। चूँकि हम जानते हैं, कल के वीडियो में हमने देखा था अपश्रव्य तरंगें क्या होती हैं और पराश्रव्य तरंगें क्या होती हैं, जबकि श्रव्य तरंगें क्या होती हैं। 3 कैटेगरीज थी इसकी। तो हमने बताया था जो 20 हर्ट्ज से कम होती हैं जो तरंगें, उसको बोलते हैं हम अपश्रव्य तरंगें, ठीक है। और जो 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती हैं उसको हम बोलते हैं पराश्रव्य तरंगें। तो यही बोला गया, यहाँ पर लिखा भी गया है, 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति की यांत्रिक तरंगों को अपश्रव्य तथा 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति के तरंगों को पराश्रव्य तरंगें कहते हैं। अगर इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं तो एग्जाम्पल में इसमें एक तौर पे आ जाएगा, जैसे चींटी होती है, हाथी होती है और आपका ब्लू व्हेल है। ये क्या है, इस प्रकार के अपश्रव्य तरंगों को सुन सकती हैं। यानी कि जो बहुत कम रेंज की जो तरंगें होती हैं, जो बहुत कम रेंज की आवृत्तियाँ होती हैं, उसको ये सब सुन सकती है। लेकिन जब अगर रेंज बहुत अधिक हो जाता है, यानी 20,000 हर्ट्ज से अधिक हो जाए, तो उस प्रकार के तरंगों को, जैसे कि चमगादड़ होता है या डॉल्फिन होता है, ये सब निकाल सकती, ये सब सुन सकती हैं। तो इसके एग्जाम्पल के तौर पे आप समझ सकते हैं, अगर पराश्रव्य की बात करता है तो बैट यानी चमगादड़ की बात कर रहा है, और अपश्रव्य की बात करता है तो चींटी हो गया, हाथी हो गया और ब्लू व्हेल हो गया। तो और साउंड अगर बात करता है तो जो हम लोग जो सुनते हैं, किस आवृत्ति की तरंगे या किस आवृत्ति की ध्वनियों को सुनते हैं, वो होती है 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज के बीच की आवृत्ति वाली ध्वनियाँ। प्रश्न नंबर 104 है, किसी तरंग की आवृत्ति, चाल तथा तरंगदैर्घ्य में संबंध लिखना है। कहीं ना कहीं इससे 1 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, तो इनके तीनों के बीच में कुछ संबंध बताना है। यदि हम मान लेते हैं, यदि तरंग की आवृत्ति है n है, चाल भी है और तरंगदैर्घ्य लैम्डा है, तो चाल इक्वल टू क्या हो जाता है, चाल बराबर होता है आवृत्ति गुणे तरंगदैर्घ्य। तरंगदैर्घ्य को लैम्डा से रिप्रेजेंट किया जाता है, तो हम लिख सकते हैं b इक्वल टू n लैम्डा, ठीक है। तो ये तीनों के बीच में संबंध होता है। अब मान लीजिए किसी भी ध्वनि की, किसी भी तरंग की आवृत्ति दी हो, तरंगदैर्घ्य दी हो, तो उसका चाल पूछ ले तो हम फार्मूले में वैल्यू पुट करके निकाल सकते हैं।
प्रश्न नंबर 105, यांत्रिक ऊर्जा किसे कहते हैं? ये आपका प्रश्न 2016 में पूछा गया था बीटीसी। तो यांत्रिक तरंग किसे कहते हैं? किसी वस्तु में केवल यांत्रिक कारणों से ही कार्य करने की जो क्षमता होती है उसे उस वस्तु की यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, किसी वस्तु में केवल यांत्रिक कारणों के कारण जो कार्य करने की क्षमता होती है उसी को हम क्या बोलते हैं? यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। प्रश्न नंबर 106, प्रतिध्वनि सुनाई देने के लिए ध्वनि उत्पादक और परावर्तक तल के बीच की न्यूनतम दूरी होनी चाहिए। मान लीजिए आपको कहीं पे गूंज उत्पन्न करना है, प्रतिध्वनि सुनना है, जैसे आप कभी कुएं में बोलते हैं या किसी सुनसान एरिया में चले जाते हैं, या कभी अपने रूम में देख लीजिए जब पूरा रूम खाली रहता है तब वहाँ पे बोलेंगे तो पूरा आपका रूम जो आपकी आवाज़ होती है गूंजती है, यानी कि आपका वही जो बोलते हैं वही ध्वनियाँ फिर से रिपीट होकर के आपके पास आती हैं। इसके लिए कंडीशन पूछा गया कि मतलब कि कितना दूरी होना चाहिए, न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए। जब हम मान लीजिए कोई श्रोता है, कोई जो मतलब कि स्रोत कहीं से स्टार्ट हो रहा है, कोई ध्वनि बोल रहा है, तो किसी चीज़ से परावर्तक तरफ से टकरा करके फिर यहाँ से यहाँ तक वापस आने में जो दूरी होती है कितनी होनी चाहिए, वो दोनों के बीच में वो लगभग 16.6 मीटर या हम लगभग 17 मीटर भी मान सकते हैं। ठीक है, कभी कभी क्वेश्चन में 16.6 मीटर नहीं दिया रहता है ऑप्शन में, तो 17 मीटर भी दिया रहता है, तो आप 17 मीटर पे भी टिक लगा सकते हैं। प्रश्न नंबर 107, सिराएँ क्या हैं? इनका मुख्य कार्य क्या होता है? तो फ्रेंड्स, जो हमारी बॉडी में सिरा होती है, धमनी होती है, दो प्रकार की होती हैं नसें। तो उनसे पूछा गया जो सिराएँ हैं इनका कार्य क्या होता है? इनका जो मेन कार्य होता है फ्रेंड्स, इसका मेन कार्य होता है हमारे शरीर से जो ब्लड होता है, जो ऑक्सीजन रहित ब्लड होता है, उसको हमारे हृदय तक पहुंचाने का कार्य करती हैं सिराएँ। जबकि जो पंप करने यानी कि जो ब्लड को प्योरीफाई होने के बाद जो हृदय से रक्त होता है हमारी पूरी बॉडी को पहुंचाने का कार्य कौन करती हैं? धमनी करती हैं। तो वही आंसर में वही लिखा है कि सिराएँ नलिकाओं का वह समूह होता है जो शरीर में रक्त को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने का कार्य करती हैं, यानी शरीर से एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने का कार्य कौन सी करती हैं? सिराएँ करती हैं। यही उनका मुख्य कार्य है और ये प्रश्न 2016 में पूछा गया था आपका। प्रश्न नंबर 108, प्रतिवर्ती क्रिया के दो उदाहरण लिखिए। ये भी प्रश्न 2016 में पूछा जा चुका है। तो प्रतिवर्ती क्रिया क्या होती हैं? जैसे कि हम इसके उदाहरण हो गए बंदूक से निकली गोली। जब हम बंदूक से गोली चलाते हैं तो कहीं ना कहीं वो बंदूक हमारे पीछे की तरफ हमको धक्का देती है, तो इसको बोलते हैं प्रतिवर्ती क्रिया। सेकंड इसका ऑप्शन हो गया। सेकंड अगर इसका आंसर देखें तो उदाहरण देखें तो नाव के बाहर निकलते समय नाव का पीछे जाना। अब जब कभी भी नाव से उतर रहे होते हैं तो आप थोड़ा जब पैर आगे बढ़ाते हैं तो आपका नाव जो होता है पानी में रहता है वो पीछे की तरफ चला जाता है, तो ये क्या कहलाता है? प्रतिवर्ती क्रिया के उदाहरण हैं। प्रश्न नंबर 109, अपश्रव्य तरंग की आवृत्ति बताइए। तो हम सभी जानते हैं, कई बार इसको क्वेश्चन को हम डिस्कशन कर चुके हैं। जो 20 हर्ट्ज से नीचे की आवृत्ति होती हैं उसको हम बोलते हैं अपश्रव्य तरंगे, यानी 20 हर्ट्ज से नीचे की जो आवृत्तियाँ होती हैं उसको हम बोलते हैं अपश्रव्य तरंग या अपश्रव्य ध्वनि। ध्वनि भी सेम है और तरंग भी सेम है। आपको यहाँ पे तरंग के स्थान पे अगर ध्वनि भी पूछ लिया तब भी वही आपका कंडीशन रहेगा, यानी कि राइट आंसर यानी कि इसका जो उत्तर हो जाएगा 20,000 हर्ट्ज से नीचे। प्रश्न नंबर 110, किस प्रकार की तरंगों को हमारे कान सुन सकते हैं? जो किस प्रकार की तरंगें होती हैं? तो श्रव्य तरंगें होती हैं जिसका रेंज होता है 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज के बीच की जो तरंगें होती हैं, आवृत्तियाँ होती हैं, उनको कौन सुन सकता है? हम लोग सुन सकते हैं, यानी कि उसको बोलते हैं जो हमारे कान होते हैं उसको सुन सकते हैं। 20 से लेकर के 20,000 हर्ट्ज के बीच में अगर ध्वनि कोई रहेगी, आवृत्ति कोई रहेगी, ध्वनि की आवृत्ति रहेगी तो उसको हम आसानी से सुन सकते हैं। इससे कम होने पर भी नहीं सुन पाएंगे, इससे ज़्यादा होने पर भी नहीं सुन पाएंगे। प्रश्न नंबर 111, किस प्रकार की तरंगों को कुत्ता, बिल्ली, चमगादड़ आदि सुनते हैं? तो फ्रेंड, जो पराश्रव्य तरंगें होती हैं उनको कुत्ता, बिल्ली तथा चमगादड़ जैसे लोग सुन पाते हैं। और इसमें आप एक और जोड़ सकते हैं तो डॉल्फिन मछली भी पराश्रव्य तरंगों को सुन पाती हैं। प्रश्न नंबर 112, किसी पदार्थ में तरंग का संचरण होते समय पदार्थ के कण किस प्रकार गति करते हैं? मान लीजिए किसी पदार्थ का तरंग का संचरण हो रहा है तो पदार्थ के जो कण होते हैं किस प्रकार की गति करते हैं? तो सरल आवर्ती गति करते हैं। अगला प्रश्न है, एक कंपन में चली गई दूरी को कहते हैं।
तो एक कंपन में चली गई दूरी को क्या कहते हैं, तरंग दैर्ध्य कहते हैं। ठीक है, लैम्डा, यानी कि ये मान लीजिए कंपन पूरा कंप्लीट किया यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ की दूरी यानी से यहाँ जहाँ तक की आपकी दूरी पूछ रहा है तो इसको हम बोलते हैं लैम्डा, यानी तरंग दैर्ध्य बोलते हैं। जबकि अगर ये पूछ ले कि ये कंपन कंप्लीट करने में जो समय लगता है उसको क्या कहते हैं, तो आवर्तकाल कहते हैं, यानी कैपिटल टी कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, वस्तु में कंपन के अधिकतम विस्थापन को क्या कहते हैं। मान लीजिए कोई कण अपने स्थान से कंपन कर रहा है, यानी कि ऊपर नीचे कंपन कर रहा है, तो जो अधिकतम विस्थापन होता है उसको हम क्या कहते हैं। देखिए ऊपर वाले को हम बोलते हैं सुरंग, ये सुरंग कहलाता है, और नीचे वाले को बोलते हैं गर्त। ठीक है, ऊपर वाला जो होता है पार्ट, ये पोर्शन निकला हुआ है, इसको बोलते हैं सुरंग, जबकि नीचे वाले को गर्त कहते हैं। तो उसने बोला है जो मैक्सिमम विस्थापन कहाँ पे हो रहा है, मैक्सिमम विस्थापन यहाँ पे हो रहा है, यानी कि यहाँ की जो दूरी की बात कर रहा है, तो उसको हम बोलते हैं आयाम, यानी एम्पलीट्यूड। स्मॉल ए से रिप्रेजेंट करते हैं, एम्पलीट्यूड बोलते हैं इंग्लिश में, जबकि हिंदी में बोलते हैं आयाम। अगला प्रश्न है, एक सेकंड में कंपन की संख्या को क्या कहते हैं। मान लीजिए कोई कण है, एक सेकंड में कितनी अधिक कंपन कर सकती है। जैसे कि इस समय अगर हम अपने जीवन लाइफ में, अपने प्रेजेंट लाइफ में देखते हैं, तो जो बल्ब हमारा होता है एक सेकंड में 50 बार बुझता है, 50 बार जलता है, यानी कि 50 बार वो जलेगा, 50 बार बुझेगा। कैसे बुझेगा, जब ये ऊपर जाता है, जब ये तरंग ऊपर की तरफ जाती है पॉजिटिव, तो ये उसमें जल रहा होगा, जब नीचे की तरफ माइनस की तरफ जाती है, नीचे जाएगी, तो ये बुझ जाती है। लेकिन ये कार्य इतना तेज होता है, एक सेकंड में 50 बार हो जाता है, इसलिए हमको पता नहीं चलता है कि बल्ब बुझ रहा है कि जल रहा है। तो यही पूछ रहा है कि एक सेकंड में जो कंपन की संख्या होती है उसको क्या कहते हैं। तो ये जो जितना तेज होता है इसको हम बोलते हैं आवृत्ति। क्या बोलते हैं, आवृत्ति। ठीक है, फ्रीक्वेंसी। अगला प्रश्न है, एक कंपन में लगे समय को क्या कहते हैं। हमने बता दिया पहले ही, एक कंपन को लगे यानी कि एक हमारा कंपन यहाँ से यहाँ तक, यानी जिस पॉइंट से स्टार्ट हुआ फिर उसी पॉइंट पे आ जाने पर, अगर इसको हम दोनों को, ये मान लीजिए यहाँ पे है, ये वाले नीचे वाले पार्ट को खिसका करके इसके नीचे ले आए, तो ये पूरा गोला बन जाएगा, सर्कल हो जाएगा, एक साइकिल बन जाएगी। तो यानी अब मान लीजिए ये साइकिल स्टार्ट हुई, यहाँ से यहाँ पे जाने में कितना समय लगा, एक साइकिल कंप्लीट करने में कितना समय लगा, उसी को बोलते हैं आवर्तकाल। इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं, कैपिटल टी से। 117 प्रश्न नंबर 117, किसी तरंग की तरंग दैर्ध्य लैम्डा, वेग बी और आवर्तकाल टी में संबंध बताइए। तो हम जानते हैं जो तरंग दैर्ध्य होता है वो तरंग की चाल गुणे आवर्तकाल होता है, यानी लैम्डा इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी इंटू टी। ये इन तीनों के बीच संबंध होता है, इसको ध्यान में रखिएगा। प्रश्न नंबर 118, किसी तरंग के लिए उसकी चाल, तरंग दैर्ध्य एवं आवर्तकाल में संबंध बताइए। अब सेम वही क्वेश्चन ऊपर था, बस उसने क्या कर दिया, चाल पूछ लिया। तो हमको पता था चाल बराबर क्या होता है, तरंग दैर्ध्य यानी लैम्डा अपॉन टी, कैपिटल टी। तो इसका बी इक्वल टू हो जाएगा लैम्डा बाई टी। अगला प्रश्न है, आयाम से क्या अभिप्राय है। प्रश्न नंबर ये पूछा जा चुका है 2017 बीटीसी सेकेंड पेपर में। तो इससे पूछा गया है कि आयाम से क्या अभिप्राय होता है। तो हम अगर समझने की कोशिश करें फिगर से, ये हमारा एक तरंग है, एक कंपन कंप्लीट कर लिया। तो यहाँ पे अगर हम यहाँ पे जो उत्तर दिया उसको पढ़ने की कोशिश करते हैं, कंपन करने वाली वस्तु का अपनी जो माध्यम स्थिति से अधिकतम विस्थापन को उससे वस्तु के कंपन का आयाम कहलाता है। इसे अक्षर ए द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। इसका मात्रक जो होता है मीटर होता है, यानी जो मैक्सिमम विस्थापन होता है अपने मध्य बिंदु। अगर हम इसको पूरा देखते हैं, अगर एक साइकिल बनाते हैं, इसका मान लीजिए मध्य बिंदु है, तो ये मैक्सिमम विस्थापन जो होगा, मैक्सिमम विस्थापन को हम क्या बोलेंगे, आयाम बोलेंगे। और इसको हम स्मॉल ए से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसका जो मात्रक होता है वो किस में होता है, मीटर में होता है, क्योंकि ये लंबाई की बात कर रहा है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी की बात कर रहा है। तो दूरी का मात्रक, लंबाई का मात्रक सभी जानते हैं क्या होता है, मीटर होता है। प्रश्न नंबर 120, सूर्य ग्रहण क्या है या कैसे होता है। ये तो क्वेश्चन बच्चा जानता है कि सूर्य ग्रहण कैसे होता है। तो इसका ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है बीटीसी 2017 यानी सेकंड पेपर में। तो हम समझने की कोशिश करते हैं कैसे, यहाँ पे जो लिखा है वही चीज़ समझाते हैं। देखिए सूर्य क्या होता है, सूर्य एक तारा है, ठीक है। सूर्य कभी भी मूव नहीं करता है, सूर्य अपने जिस जगह पे स्थिर मान लीजिए रहता है, लेकिन ये भी मूव करता है, ऐसी बात नहीं है। और क्या होता है कि पृथ्वी और चंद्रमा एक दूसरे के चक्कर लगाते हैं। पृथ्वी का उपग्रह कौन होता है, पृथ्वी का उपग्रह होता है सूर्य, पृथ्वी का उपग्रह कौन है, चंद्रमा। और चंद्रमा क्या करता है,
पृथ्वी का चक्कर लगाता है, और जो पृथ्वी किसकी चक्कर लगाती है, सूर्य का चक्कर लगाती है, आप सभी जानते हैं। पृथ्वी का एकमात्र ग्रह कौन होता है, चंद्रमा होता है, जो कि नेचुरल है यानी कि प्राकृतिक है। तो जब ये सब चक्कर लगाते हुए सूर्य तो कभी घूमेगा, मान लीजिए इसको फिक्स है, तो हमारा केवल दो ही चीज़ घूमेगा, एक तो चंद्रमा घूमेगा चक्कर लगाए, या तो पृथ्वी चक्कर लगाए। मान लीजिए चक्कर लगाते हुए पृथ्वी कहाँ पे आ गई, सॉरी चक्कर लगाते हुए चंद्रमा कहाँ गया, बीच में आ गया, और पृथ्वी मान लीजिए यहाँ पे है। ये पृथ्वी है, अर्थ है, ये क्या है, मून है, और ये सन है। अब ये चंद्रमा बीच में आ गया तो क्या होगा, सूर्य ढक जाएगा। जब सूर्य ढक जाएगा तो उसमें क्या हो जाएगा, पृथ्वी पर कोई प्रकाश नहीं पहुंचेगा, और जब प्रकाश नहीं पहुंचेगा तो उसको हम बोलते हैं सूर्य ग्रहण बोलते हैं। यानी कि सूर्य और पृथ्वी के बीच में जब चंद्रमा आ जाता है तो उसको बोलते हैं सूर्य ग्रहण। और ये कब होता है, यह अमावस्या के दिन होता है। अगला प्रश्न, अगर हम चंद्र ग्रहण की बात करते हैं तो चंद्र ग्रहण में सेम वही होता है, सूर्य यहाँ पे स्थिर रहता है। अब क्या होता है, पृथ्वी बीच में आ जाती है और चंद्रमा कहाँ रहता है, नीचे की तरफ दूसरे अगले साइड रहता है। तो अब क्या होता है, चंद्रमा पर अंधेरा हो जाता है, तो चंद्रमा पर जब अंधेरा हो जाता है तो पृथ्वी बीच में होती है, क्योंकि चंद्रमा पर अगर पृथ्वी बीच में रहेगी तो ये सूर्य के प्रकाश को ढक लेगी, सन के प्रकाश को ढक लेगी, और क्या हो जाएगा, चंद्रमा पर अंधेरा हो जाएगा। तो इस प्रकार को हम बोलते हैं चंद्र ग्रहण। और चंद्र ग्रहण कब होता है, तो पूर्णमासी के दिन होता है फ्रेंड। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 121 में पूछा गया है प्रकुंचन दाब क्या है। प्रकुंचन दाब का यहाँ पर मतलब है सीधा यानी बीपी जो होता है, ब्लड प्रेशर की बात करता है, तो उसी की बात कर रहा है यहाँ पे। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है 2017 बीटीसी में। तो हम समझने की कोशिश करते हैं प्रकुंचन दाब, यानी कि अगर इंग्लिश में पूछता है तो थोड़ा समझ सकते हैं, लेकिन हिंदी में पूछा है यहाँ पे प्रकुंचन दाब, यानी कि कहने का तात्पर्य उसका यह है कि वो पूछ रहा है ब्लड प्रेशर का बात। तो हम जो जानते हैं स्वस्थ मनुष्य का ब्लड प्रेशर मैक्सिमम कितना होता है, 120/80 होता है, ठीक है। इसको बोलते हैं प्रकुंचन, और जबकि नीचे वाले को बोलते हैं शीतलन, यानी कि मैक्सिमम जो होता है उस 120 प्रकुंचन कहलाता है, और नीचे वाले को बोलते हैं शीतलन। तो यहाँ पे दिया गया है वही बताया गया है, हृदय प्रकुंचन के समय यह दाब अधिकतम होता है तथा हृदय शीतलन के समय कम होता है, इसे रक्त दाब कहते हैं। जिसकी दो अवस्थाएं होती हैं, एक तो प्रकुंचन दाब होता है, यह रक्त दाब की ऊपरी सीमा होती है, यानी कि जो ऊपरी वाली सीमा है मैक्सिमम 120 होती है, जो हृदय संकुचन की अवस्था व्यक्त करती है। जबकि शीतलन की बात करते हैं तो यह रक्त दाब की निचली सीमा होती है, जो हृदय शीतलन की अवस्था को व्यक्त करते हैं। इसका जो होता है मिनिमम वो 80 होता है। तो इसे हम इसको बोलते हैं, इसी को माप निकालते हैं mmHg, यानी कि मिलीमीटर ऑफ पारा का। Hg मतलब क्या होता है, पारा। तो इसका जो 120/80 mmHg में मापते हैं इसको, ब्लड प्रेशर को। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 122, मानव कान किस सीमा के बीच की आवृत्ति को सुन सकता है। बार बार इस क्वेश्चन को रिपीट हो चुका है, तो आप समझ सकते हैं कि मानव कान होता है 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज के बीच की ध्वनियों को सुन सकता है। तो इसको आप ध्यान में, कितनी बार पूछा गया, 2016 में पूछा गया, 2017 में भी पूछा जा चुका है। प्रश्न नंबर 123, रेगिस्तान का जहाज़ किसे कहते हैं। तो रेगिस्तान का जहाज़ कहते हैं, सभी लोग जानते हैं, ऊँट को कहते हैं, और ये 2018 बीटीसी में पूछा जा चुका है। जो ऊँट होता है उसके जो आरबीसी होती है, आरबीसी यानी कि रक्त लाल रुधिर कणिकाएँ जो होती हैं, उनके जो उसके ब्लड में केंद्रक पाया जाता है। एक तो रेगिस्तान ये होता है, ऊँट होता है, एक लामा बकरा होता है, और एक जिराफ होता है। 3 ऐसे प्राणी होते हैं जिसके आरबीसी में केंद्रक पाए जाते हैं, जबकि अन्य किसी के प्राणियों में नहीं पाए जाते हैं। तो इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है 124, जीवाणुओं से प्राप्त होने वाली 2 प्रतिजैविक यानी कि एंटीबायोटिक दवाओं के नाम लिखना है। तो जीवाणु से प्राप्त होने यानी बैक्टीरिया की बात कर रहा है, तो एरिथ्रोमाइसिन एक होता है, और एक दूसरा होता है नियोमाइसिन। एरिथ्रोमाइसिन और नियोमाइसिन, इसको आप ध्यान में रख लीजिएगा। जीवाणु से प्राप्त होने वाली 2 प्रतिजैविक एंटीबायोटिक दवाओं के नाम। प्रश्न नंबर अगला है 125, आदर्श रक्तदाब कितना होता है एवं दाब मापक यंत्र का नाम भी बताना है। जो डॉक्टर आपका ब्लड प्रेशर चेक करते हैं तो उसका जो आदर्श मापक होता है, माप होता है, कितना होता है, अभी हमने ऊपर बताया 120/कितना होता है, 80 mm
Hg, mmHg क्या है, मिलीमीटर्स ऑफ मरकरी। Hg को कहते हैं पारा या मरकरी कहते हैं। तो आदर्श रक्त, इसको बोलते हैं आदर्श रक्तदाब, जबकि जो यंत्र होता है उसको बोलते हैं स्फेग्नोमैनोमीटर बोलते हैं। तो स्फेग्नोमैनोमीटर के इस्तेमाल से हम रक्त के दाब को माप सकते हैं। अगर 120 से ज़्यादा हो जाए या 80 से कम हो जाए, 120 से ज़्यादा हो जाएगा तो हम कह देंगे हाई ब्लड प्रेशर है, जबकि 80 से अगर कम रहेगा तो हम उसको बोल देंगे लो ब्लड प्रेशर है। मनुष्य की श्रवण क्षमता किस आवृत्ति तक सुन सकती है? तो मतलब कि वही फिर वही रिपीट क्वेश्चन किया है 2018 में। श्रवण क्षमता की बात करता है, यानी कि किस आवृत्ति को सुन सकता है। तो हम सभी जानते हैं कि 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज के बीच में की ध्वनियों को केवल वो सुन सकता है। तो इसको कई बार रिपीट कर लिया, इसलिए आपको याद हो जाना चाहिए अब तक। प्रश्न नंबर 127, क्या कारण है कि किसी गुब्बारे को उसमें वायु से हल्की गैस भरकर छोड़ने पर वह ऊपर उठने लगता है? तो आप सभी जानते हैं जो गैस ऊपर उठती है या जो हमारे एरोप्लेन होते हैं उसमें कौन सी गैस भरी जाती है, हीलियम। तो ये क्या होती है कि ये वायु से हल्की गैस होती है। वायु से हल्की गैस का घनत्व वायु के घनत्व से कम होता है, अतः वायु के कारण गुब्बारे पर लगने वाला बल गुब्बारे के भार से अधिक होता है, अतः गुब्बारा ऊपर उठने लगता है। तो यही कारण होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 128, निकट दृष्टि दोष से दूर करने के लिए चश्मे में कौन सा लेंस प्रयोग किया जाना चाहिए? तो सबसे पहले हम जान लेते हैं निकट दृष्टि दोष होता क्या है। निकट दृष्टि दोष में दोस्तों लोगों को नीचे मतलब कि पास की वस्तुएं दिखाई देती हैं पर दूर की वस्तुएं नहीं दिखाई देती हैं। पहला तो ये रीज़न है। अब निकट दृष्टि दोष मतलब होता कैसा है, थोड़ा समय में लगेगा, इसमें थोड़ा समय लेते हैं। मान लीजिए आपका आँख का गोलक है, ठीक है, ये मान लीजिए आपका आँख का गोलक है, और मान लीजिए यहाँ पे आपका जो इसके बीच में कौन सा लेंस लगा रहता है, उत्तल लेंस लगा रहता है। अब यहाँ पे कोई वस्तु रखी है और वस्तु से ले करके और रेटिना, ये लास्ट वाला जो पार्ट होता है, 3 पार्ट होते हैं इसके, तो जो लास्ट वाला पार्ट होता है वो क्या कहलाता है, रेटिना कहलाता है। अब यहाँ से वस्तु को हम कोई वस्तु देख रहे हैं तो क्या करते हैं, आज से मान लीजिए कोई वस्तु देखें, इस लेंस से गुजरी तो ये लेंस क्या किया, इसको अभिसारी करके रेटिना पे एक फिगर बना दिया। अब रेटिना पे एक फिगर बना दिया, अगर एग्जैक्ट फिगर मतलब बनता है तो हमारे आँख में कोई प्रॉब्लम नहीं है। मान लीजिए किसी कारणवश हमारा जो गोलक है बड़ा हो गया, या हमारी जो लेंस है क्या हो गई, पतली हो गई। हमारा लेंस अगर पतला हो जाएगा तो जो जल्दी प्रकाश जल्दी आगे बढ़ेगा और ये थोड़ा सा पहले ही बना देगा, यानी रेटिना से पहले फिगर बना देना, यानी जो इमेज को रेटिना से पहले बना देता है, तो उसे हम बोलते हैं निकट दृष्टि दोष। अब इसके उपचार के लिए क्या करते हैं हम, एक यहाँ पे चश्मा लगाते हैं। किस प्रकार के चश्मा लगाएंगे, जो ऐसा चश्मा लगाएंगे जो किरणों को थोड़ा सा फैलाए। किरणों को फैलाने का कौन सा काम कौन सा लेंस करता है, तो हम सभी जानते हैं जब किसी अवतल लेंस से कोई प्रकाश गुजारते हैं, कोई किरण गुजरती है तो क्या करती है, वो किरणों को फैला देती है, तो उनको पीछे मिलाने पर उसका फिगर पीछे साइड बनता है। और उत्तल लेंस में अगर हम कोई किरण पास कराते हैं तो ये क्या करती हैं, किरणों को सिकोड़ देती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे निकट दृष्टि दोष की मतलब कि इमेज हमारा पहले बन जा रहा है और हमें इमेज को थोड़ा आगे बनाना है, यानी कहीं ना कहीं यहाँ पे हमें रेटिना पे बनाना है। ये रेटिना पे बनाना है, तो रेटिना पे बनाने के लिए क्या करेंगे, हम एक उत्तल लेंस लगाएंगे। क्यों अवतल लेंस लगाएंगे। कौन सा लेंस है, अवतल लेंस। तो अवतल लेंस हम जब लगाएंगे तो क्या करेंगे, किरणों को थोड़ा फैला देंगी, फैलाने के बाद ये थोड़ा सा ऊपर से होकर जाएंगी। जब ये थोड़ा ऊपर होकर जाएंगी तो क्या करेंगी, जा करके सीधे ये रेटिना पे बना देंगी। तो जब फिगर रेटिना बन जाएगा तो हमारा जो दोष होगा वो दूर हो जाएगा। तो यानी कि निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए हम क्या करते हैं, अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि जो अवतल लेंस जो होता है किरणों को फैला देता है, और किरणें फैलने के बाद फिर से जब हमारी जो आई लेंस होती है, हमारे आँख का नेत्र लेंस होता है, उससे फिर गुजरती हैं, तो उससे थोड़ा उसके किनारे से और होकर गुजरेंगी, तो जा करके रेटिना पे एग्जैक्ट फिगर बना देंगी, यानी प्रतिबिंब जो होगा सही बनेगा, तब हमारा जो दोष होता है दूर हो जाता है। इसलिए हम क्या करते हैं, निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों आपको समझ में आया होगा किस प्रकार हुआ। इसी प्रकार वो दूरदृष्टि दोष को भी दूर करते हैं। कभी आगे क्वेश्चन मिलेगा तो उसको हम भी वहाँ पे पूरा क्लियर करा देंगे। प्रश्न बात करते हैं प्रश्न नंबर 129 का, नवीन करणीय ऊर्जा किसे कहते हैं। नवीन करणीय ऊर्जा कौन सा होता है, जो कभी ना खत्म होने वाली ऊर्जा होती है, उसे हम क्या कहते हैं, नवीन करणीय ऊर्जा। इसे अन्य ऊर्जा में परिवर्तित कर प्रयोग किया जा सकता है, जैसे कि एक एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं पवन ऊर्जा। पवन ऊर्जा कभी भी खत्म ना होने वाली एक
नवीकरणीय ऊर्जा है। ये 2016 में पूछा गया था आपका प्रश्न। प्रश्न नंबर 130, रासायनिक परिवर्तन किसे कहते हैं? तो रासायनिक परिवर्तन किसे कहते हैं, ये प्रश्न पूछा जा चुका है 2016 में। रासायनिक क्रियाओं के फलस्वरूप जो परिवर्तन होते हैं वे क्या कहलाते हैं? रासायनिक परिवर्तन। सीधा लिखना है, 1 नंबर का है। प्रश्न नंबर 131, रसोई घर में प्रयोग होने वाली द्रवित पेट्रोलियम गैस के रिसाव का पता लगाने के लिए उसमें मिलाए जाने वाला पदार्थ का नाम है। तो ये क्वेश्चन पीछे पर पूछा जा चुका था, तो हमने बोला था उस समय अगला जब कोई वीडियो आप इसमें देखेंगे, जब प्रश्न आएगा तो वहाँ पे समझा देंगे। तो हम सभी जानते हैं जो हमारा जो एलपीजी हम घर में यूज़ करते हैं, इसमें कोई गंध नहीं होता है। जो ओरिजिनल जो गैस होती है इसमें कोई गंध नहीं होता, इसमें ब्यूटेन और प्रोपेन जो मुख्य रूप से जो पाए जाते हैं इसमें इसकी कोई गंध नहीं होती है। लेकिन अगर लीक हो रही तो कैसे हमको पता चलेगा? अगर नहीं पता चलेगा तो कहीं ना कहीं आगे दुर्घटना हो सकती है। उसको पता करने के लिए एक हम पदार्थ मिलाते हैं, एक मिश्रित पदार्थ मिलाते हैं, उसका नाम होता है फ्रेंड क्या है? एथिल मरकैप्टन होता है। एथिल मरकैप्टन एक पदार्थ होता है जो कि उससे हम पता कर सकते हैं कि हाँ गैस लीक हो रही है। तो जब गैस लीक होती है, जो हम सूंघते हैं वो वाकई में जो गैस होती है यानी कि एथेन ब्यूटेन और प्रोपेन का जो मिश्रण होता है उसका ना हो करके वो अलग से एक पदार्थ उसमें मिलाया जाता है जिसका नाम होता है एथिल मरकैप्टन। बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो उसको आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा और आप ध्यान में भी रखिएगा। और अगर पूछ लिया जाए कि एथिल का जो मुख्य रूप क्या होते हैं, क्या किससे मिलकर जो एलपीजी का मुख्य रूप कौन कौन से होते हैं, तो ब्यूटेन और प्रोपेन का मिश्रण होता है जो कि गंधहीन होता है, सभी जानते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 132, क्रांतिक कोण से क्या अभिप्राय है? यहाँ पूछा गया है क्रांतिक कोण से क्या अभिप्राय है, ये प्रश्न नंबर 2016 में पूछा गया था। तो हम जानते हैं प्रकाश का अपवर्तन कांच से वायु में जाते हुए होता है, क्योंकि कांच की अपेक्षा वायु विरल माध्यम है। जब अपवर्तन कोण आपतन कोण से अधिक हो जाता है, यदि अपवर्तन कोण का मान बढ़ा दिया जाए तो एक ऐसी स्थिति आती है कि अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाता है। इस स्थिति में अपवर्तित किरण दोनों माध्यम को अलग करने वाले तल की छूती हुई निकल जाती हैं। ऐसी स्थिति को आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण कहलाता है। सीधा समझने का तात्पर्य है, मान लीजिए एक सघन माध्यम है, विरल माध्यम है, यहाँ पे वायु है, नीचे क्या है आपका कांच है, ठीक है। एक अभिलंब डाला, यहाँ से मान लीजिए एक अपवर्तन कोण डाला, तो क्या करती है, जब वायु क्या होता है विरल माध्यम से सघन माध्यम की तरफ चलता है तो जो किरणें होती हैं क्या होती हैं, थोड़ी सी झुक करके वो अभिलंब की तरफ झुकती चली जाती हैं। तो बोल रहा है कि ये हम धीरे धीरे क्या करते हैं, अभिलंब की तरफ 90 डिग्री बढ़ाते चले जाते हैं। 90 जब ये पूरा यहाँ पे पहुँच जाता है, इस पोर्शन पे अभिलंब पे पहुँच जाता है, तो फिर क्या करता है, फिर इसी दिशा में वापस चला जाता है। तो इसी को हम बोलते हैं, यानी जिस तल से टकराती है यहाँ पे जब टकराएगी अब अभिलंब, यानी यहाँ पे जब टकराएगी इस बिंदु पर टकराएगी तो फिर वापस चली जाएगी। इसी को हम बोलते हैं क्रांतिक कोण। ठीक है, समझ में आया? नहीं समझ में आते बार फिर से रिवीजन कर देते हैं, रिवाइज कर देते हैं कैसे क्या करना है। ये मान लीजिए अभिलंब है, ये दो, एक ऊपर वाला वायु है, नीचे वाला आपका सघन माध्यम है, यानी कि कांच मान सकते हैं हम। जब कोई प्रकाश की किरण हम डालते हैं यहाँ से, तो क्या करती है, विरल से जब सघन की तरफ चलती है तो क्या करती है, थोड़ा सा वो अभिलंब की तरफ झुक जाती है। अब अभिलंब की तरफ झुकती चली जाएगी। अब इसको हम बोलते हैं, इसका जो अपवर्तित किरण है वो उसको कितना करना है, धीरे धीरे 90 करना है। धीरे धीरे जब 90 कर देंगे ये और झुकती जाएंगी और झुकती जाए और जाकर लिए लास्ट में जब 90 पहुँच जाएगा तो ये सीधी रेखा में आ जाएंगी। जब सीधी रेखा में आ जाएंगे तो इसी को ये वापस फिर टकरा के इस तल से टकरा कर वापस चले जाएंगे। तो इसी कोण को हम बोलते हैं क्रांतिक कोण। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 133, संतृप्त एवं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में मुख्य अंतर लिखिए। तो संतृप्त कार्बन बच्चा जानता है फ्रेंड्स, उसे कहते हैं जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन के बंद बीच कितना बॉन्ड होना चाहिए, सिंगल बॉन्ड होना चाहिए। तो जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया है CH4, अगर इसको हम ब्रेक करते हैं तो C बीच में रहेगा, इस प्रकार 4 हाइड्रोजन जुड़े रहेंगे सिंगल बॉन्ड से, तो इसको बोलते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन। जबकि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में क्या होता है कि ट्रिपल बंध या द्विक बंध उपस्थित होते हैं, तो उनके दोनों के बीच में ट्रिपल बंध हो सकता है या डुक बंध। यहाँ पे दिखाया गया है C के बीच में क्या है, डबल बंध, C के बीच में क्या है, डबल बंध। तो ये क्या कहते हैं, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। प्रश्न नंबर 134, किन्हीं दो
खाने वाले अर्थात सब्जी के रूप में प्रयोग की जाने वाले कवक का नाम बताइए। तो हम लोग बहुत बार खाते हैं, जैसे मशरूम खा लिए, कैथेरेलस जो होता है ये भी क्या होता है, कवक होते हैं। हम सब्जी के तौर पे इसको इस्तेमाल करते हैं। एग्जाम में पूछा गया 2017 में। वर्ण विक्षेपण क्या है? तो दोस्तों वर्ण विक्षेपण क्या है, सबसे पहले हम समझते हैं एक प्रिज्म की बात करते हैं। अगर प्रिज्म हमारे पास है, एक श्वेत प्रकाश, हम उससे अगर एक श्वेत प्रकाश को अगर हम गुजारते हैं प्रिज्म से, श्वेत प्रकाश को हम प्रिज्म से अगर गुजारते हैं, जो हमारा जो प्रकाश होता है वो श्वेत प्रकाश ही होता है, ठीक है, उसमें कोई वो कलर नहीं होता है। जब इसको हम प्रिज्म से गुजारते हैं तो ये क्या होता है, 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। तो आप सभी जानते हैं अगर वायु से सघन में यानी सघन में जाता है तो क्या होता है कि वो अपने अविलंब की तरफ झुकता चला जाएगा। तो ये टोटल 7 रंगों में विभक्त होता है, जिसको हम विबग्योर के नाम से जानते हैं। यानी शुरुआत में बैगनी रहता है, ऊपर वाला जो होता है रेड यानी लाल रहता है, ठीक है। विबग्योर से आप इसको याद कर सकते हैं, विबग्योर। तो पहला है बैगनी और ऊपर वाला जो है कम विक्षेपण इसका हो रहा है, उसको बोलते हैं लाल। तो सबसे अधिक विक्षेपण की अगर बात करता है तो कौन होता है, सबसे अधिक अपने स्थान से परिवर्तित विक्षेपित कौन हुआ, बैगनी हुआ। जबकि सबसे कम कौन हुआ, तो लाल हुआ। अगर यहाँ पे आपसे तरंग दैर्ध्य की बात करते हैं, सबसे अधिक तरंग दैर्ध्य किसका होता है, तो सबसे अधिक तरंग दैर्ध्य होता है लाल कलर का, जबकि सबसे कम तरंग दैर्ध्य किसका होगा, बैगनी का। तो वही पूछा गया है, वही यहाँ पे पूछा है कि वर्ण विक्षेपण क्या है। फिगर से हमने समझा क्या होता है, तो वही यहाँ पे लिखना है अपने शब्दों में। सूर्य का प्रकाश अथवा अन्य किसी स्रोत का श्वेत प्रकाश जो होता है 7 रंगों से मिलकर बना होता है। प्रकाश की श्वेत किरण को भिन्न रंगों में विभक्त होने की क्रिया को वर्ण विक्षेपण कहते हैं, तथा विभिन्न रंगों के समूह को वर्ण क्रम कहते हैं। इनमें रंगों का क्रम निश्चित रहता है, जैसे कि हमने बताया विबग्योर, यानी कि यहाँ से ऊपर की तरफ चलेंगे तो पूरा सभी रंग आ जाएंगे, 7 रंग इसके अंतर्गत आ जाएंगे। तो वही यहाँ पे लिख के समझाया गया है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 136, दाब का एसआई मात्रक क्या होता है। सभी जानते हैं दाब का एसआई मात्रक क्या होता है, न्यूटन प्रति मीटर होता है। इसे हम पास्कल के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, पास्कल के नाम से भी जानते हैं। कई बार एग्जाम में पूछा है दाब का मात्रक पास्कल या एसआई यूनिट क्या होता है, न्यूटन प्रति मीटर। प्रश्न नंबर 137 है कोल गैस किसे कहते हैं। तो कोल गैस क्या होता है, कोल गैस हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन, एथिलीन, एसिटिलीन आदि का मिश्रण होता है। कोल गैस ईंधन तथा प्रदीप्त के रूप में प्रयुक्त होता है। गैस में उपस्थित असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के जलने से प्रकाश उत्पन्न होती है। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं आप सभी जानते हैं, जिसके बीच में सी और सी के 2 सी के बीच में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होता है, उसको हम बोलते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। जब इन सभी का मिश्रण जलता है तो उससे जो प्रकाश उत्पन्न होता है इसको हम क्या है, इसी के बोलते हैं क्या है, कोल गैस बोलते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 138, रेल की पटरियों के बीच में थोड़ी जगह क्यों छोड़ दी जाती है। बहुत बार आप लोग पढ़ चुके हैं कि रेल की पटरियों के बीच जगह छोड़ने का रीज़न क्या होता है, क्योंकि हम जानते हैं धातुएं जो होती हैं गर्म होने पर प्रसार करती हैं। अगर ठंडी भी होंगी तो भी अपने आप को सिकोड़ेंगी। तो जब गर्मी का समय होता है तो जब रेलगाड़ी चलती है तो धातुएं जब प्रसार करेंगी गर्मी के समय में, तो अगर उनके बीच में हम गैपिंग नहीं छोड़ेंगे तो ये दोनों से टकरा करके कहीं ना कहीं पटरियाँ टेढ़ी मेढ़ी हो जाएंगी। जब टेढ़ी मेढ़ी हो जाएंगी तो कहीं ना कहीं दुर्घटना का कारण बन सकती है। अब अगर 2 पटरियों को जोड़ते समय हम थोड़ा सा गैप दे देंगे तो जो प्रसार होगा, जो गैप होगा गर्मियों में भर जाता है और ठंडियों में फिर क्या होता है, ये अपने जगह पर आ जाती हैं। इसलिए हमको दुर्घटना से बचने के लिए और प्रसार को यानी हमारी जो पटरियाँ हैं टेढ़ी मेढ़ी ना हो, उससे बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं, 2 पटरियों के बीच में थोड़ी जगह छोड़ देते हैं। प्रश्न नंबर अगला है प्रश्न नंबर 139, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ाने पर क्या होगा। मान लीजिए आपकी जो वायुमंडल में 0.03% जो होता है कार्बन होता है, अगर इसकी मात्रा बढ़ा दिया जाए तो क्या हो जाएगा। तो वायुमंडल में अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ाते हैं तो जीवों की समाप्ति हो जाएगी। जो जीव हमारे प्रेजेंट टाइम में हैं वो कहीं ना कहीं विलुप्त हो जाएंगे। और वह कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ने पर हम समझ रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग भी हो रहा है। पत्थर यानी कि जो बर्फ़ है बर्फ़ पिघल रहे हैं, समुद्र का स्तर बढ़ रहा है, जिससे कभी ऐसा अगर ज़्यादा बढ़ जाएगा तो समुद्र में पानी ज़्यादा बढ़ जाएगा। अगर सब पूरा जो बर्फ़ है पिघल जाएगा तो कम से कम पृथ्वी 5 फीट अंदर डूब सकती है। तो यही है कि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ेगी तो ग्लोबल वार्मिंग, विश्व तापायन जिसको बोलते हैं, वो बढ़ जाएगा और जीवों की समाप्ति हो जाएगी। अगला प्रश्न और लास्ट प्रश्न यही है
प्रश्न नंबर 140, जड़ किसे कहते हैं? पौधों में पाई जाने वाली जड़ें कितने प्रकार की होती हैं? यानी क्वेश्चन कह रहा है जड़ किसे कहते हैं, पौधों में पाई जाने वाली जड़ें कितने प्रकार की होती हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, जड़ बीज के अंकुरण के समय मूलांकुर अंडद्वार के बाहर निकलकर प्राथमिक रूप ले लेता है, इसे हम जड़ कहते हैं। जो बीज के अंकुरण के समय मूलांकुर अंडद्वार के बाहर निकलकर प्राथमिक रूप ले लेता है, उसको क्या कहते हैं? जड़ कहते हैं। ध्यान में रखिएगा, और ये प्रश्न 2019 में पूछा जा चुका है। जड़ दो प्रकार की होती हैं, एक को हम बोलते हैं मूसला जड़ और जबकि दूसरा बोलते हैं अपस्थानिक जड़। जो मूसला जड़ होता है वो सीधे अंदर की तरफ जाता है, जबकि जो अपस्थानिक जड़ जो होती है क्या होती है, वो फैली रहती हैं। वो किनारे सतह से थोड़ा सा अंदर जाकर के एक दूसरे मतलब कि वो अपने आप को फैलाव करते प्रसारित करती हैं, जबकि जो मूसला जड़ होती है सीधे वो नीचे की तरफ जाती हैं। अगर आपने कभी पेड़ काटा होगा तो आपने देखा होगा, जो मतलब कि हरे पेड़ ना काटिए, वैसे जो आपने सूखे पेड़ काटे होंगे तो उसको जब काटे होंगे तो देखते होंगे तो उसको गिराते कोशिश करते होंगे तो जल्दी नहीं गिरता है, क्योंकि जब कहते हैं कि भी मूसला जड़ बाकी है, तो ये जो सीधी अंदर तरफ जाती है उसी को हम बोलते हैं मूसला जड़। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो उसको आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए तथा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे हम अगर अगला वीडियो अपलोड करते हैं तो आप बेल आइकन को भी दबा दीजिए, उसका नोटिफिकेशन आपको जल्दी से मिल सकेगा। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।